हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लास में। चलिए देखते हैं आज हिंदी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हमारा एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज देखेंगे टॉप 40 प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि यूपी पेट, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। और ये क्लास आपको सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। रोजाना सुबह 10 बजे ग्रुप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी आपको क्लास। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया गौड़, गौड़ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। गौड़ शब्द का विलोम शब्द अनिवार्य होगा, मुख्य होगा, सामान्य होगा या विशेष होगा। अब बात करते हैं गौड़ का मतलब जान लेते हैं। गौड़ मतलब जिसका महत्व कम हो, ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं जिसका महत्व ना हो, महत्व ना हो। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मुख्य, जिसका बहुत ज्यादा महत्व हो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक बी। एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, एकदम मुख्य हो जाएगा। गौड़ का हो जाएगा मुख्य। अब बात करते हैं अनिवार्य का। अनिवार्य का क्या होगा विलोम शब्द, अनिवार्य का हो जाएगा निवार्य। अनिवार्य का मतलब होता है जिसे छोड़ा ना जा सके। अनिवार्य का मतलब होता है जिसे छोड़ा ना जा सके, जिसे छोड़ा ना जा सके उसको बोल सकते हैं अनिवार्य। उसको बोल देते हैं जिसको छोड़ा ना जा सके। जैसे क्वेश्चन नहीं आ जाता था परीक्षा में, पहला क्वेश्चन अनिवार्य है, उसी प्रकार से जिसे छोड़ा ना जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। और इसका विलोम हो जाएगा निवार्य, जिसे छोड़ा जा सके। बात करते हैं सामान्य का। सामान्य का हो जाएगा विलोम विशेष। बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों की, जैसे जगजगाहट बताएंगे, जगजगाहट का विलोम शब्द बताएंगे, जगजगाहट का विलोम शब्द बताएंगे। आवर्तक का बताएंगे आप लोग, आवर्तक का विलोम शब्द बताएंगे। घना का बताएंगे, छोरा का बताएंगे। चलिए इनका देख लेते हैं एक बार। जगजगाहट मतलब उसको जगजगाहट दिखाई दे रहा है, मतलब बिल्कुल साफ दिखाई देता है, तो इसका हो जाएगा धुंधला। विलोम क्या हो जाएगा इसका, जगजगाहट का हो जाएगा धुंधला। जगजगाहट का हो जाएगा धुंधला। आवर्तक, आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक। क्या हो जाएगा आवर्तक का, अनावर्तक विलोम शब्द हो जाएगा इसका। घना मतलब घना, घना कोहरा, तो इसका हो जाएगा छितरा। क्या हो जाएगा छितरा, छितरा। छितरा मतलब होता है साफ लगभग, उसको ऐसे बोल सकते हैं। घना का हो जाएगा छितरा। छोरा, छोरा का हो जाएगा छोरी, लड़का या लड़की बोल सकते हैं। छोरा का हो जाएगा छोरी। जगजगाहट मतलब हो जाता है साफ, धुंधला हो जाएगा इसका विलोम। अब आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक, घना का हो जाएगा छितरा, छोरा का हो जाएगी छोरी। अब बात करते हैं एक और देख लेंगे विलोम शब्द। कार्य का बताएंगे आप लोग, कार्य का विलोम शब्द बताएंगे। कार्य का विलोम शब्द बताइए। आघात का विलोम शब्द बताइए। चलिए इन दोनों को और देख लेते हैं। कार्य मतलब काम, जो काम करना, किसी काम को करना, तो इसका हो जाएगा आकार्य, आकार्य। और आघात की बात करें, इसका हो जाएगा अनाघात। क्या हो जाएगा अनाघात। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए माँ का शिक्षित होना अति आवश्यक है। इसमें पूछा गया सर्वांगीण की शुद्ध वर्तनी आप बताइए क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी समगीण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी समगीण, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा श्रमगिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा श्रवग्रीन हो जाएगा। तो इसका आप बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ठीक होती है शुद्ध वर्तनी। इसकी आपकी यहाँ पे वर्तनी पूछी गई थी, क्या होगी इसकी शुद्ध वर्तनी आप लोग बताएंगे, तो इसकी ये हो जाएगी। देखेंगे, याद रखेंगे, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है सर्वांगीण। देख लीजिए ऐसे लिखा जाता है सर्वांगीण। साथ में कोई मात्रा नहीं आती है, सर्वांगीण ऐसे लिखा जाता है। देख लेंगे आप लोग। इसमें यह पूछा गया था इसकी शुद्ध वर्तनी बताइए। बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों की, बताएंगे शुद्ध वर्तनी आप लोग। जैसे अनुदित, अनुदित शब्द बताएंगे सही लिखा है गलत लिखा है। अनुदित बताएंगे शब्द लिखा है कि नहीं लिखा है। किंवदंती, किंवदंती शब्द बताएंगे सही लिखा है या नहीं लिखा है। अनुदित होगा। स्पर्धा शब्द बताएंगे सही लिखा है कि नहीं लिखा है। चलिए देख लेते हैं तीनों को एक बार। बात करें अनुदित, अनुदित एकदम गलत लिखा हुआ है, अनुदित होता है। ना पे बड़ी की मात्रा आती है अनुदित। किंवदंती शब्द कोई नहीं होता, किंवदंती होता है। क्या होता है किंवदंती। दा पे, वहां पे भी अंक बिंदी आएगी और दा पे भी आएगी। स्पर्धा शब्द एकदम ठीक लिखा हुआ है, स्पर्धा देख लीजिए ऐसे लिखा जाता है। और देख लेते हैं कुछ शब्दों को, जैसे जमाता शब्द बताएंगे आप लोग। जमाता, जमाता शब्द सही लिखा है कि नहीं लिखा है। उच्छृंखल, उच्छृंखल, उच्छृंखल शब्द बताएंगे सही लिखा है कि नहीं लिखा है। जमाता हो गया, उच्छृंखल हो गया। और बताएंगे दुकान, दुकान शब्द बताएंगे सही लिखा है या नहीं लिखा है। चलिए देख लेते हैं इनको एक बार।
जमाता शब्द गलत लिखा हुआ है, ये होता है जामाता, जा पे भी बड़ी आ की मात्रा आएगी, जमाता। उच्छृंखल शब्द एकदम ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये उच्छृंखल है, ऐसे लिखा जाता है उच्छृंखल। दुकान शब्द गलत लिखा हुआ है, दुकान होता है, क्या होता है दुकान, बड़े यू की मात्रा आती है ना कि छोटे यू की। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पूछा जाए रिक्त स्थान की जगह पे क्या आ जाएगा। इसमें दे रखा है लौठी माँ तेल डैश डैश डैश, इसमें पूछा गया क्या आ जाएगा इसमें रिक्त स्थान की जगह पे। ऑप्शन नंबर 1 सराहना, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 लगाना, ऑप्शन नंबर 3 चुपरना, ऑप्शन नंबर 4 चुचवाना। तो पहली बात कर लें, ये पश्चिमी भाषा की बोली है। वहां पे पश्चिमी भाषा में ऐसे बोला जाता है। ये कहाँ की बोली है, पश्चिमी पश्चिमी भाषा की बोली है। ये पश्चिमी भाषा की बोली, जो पश्चिम 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 साइड के होंगे लोग, वो इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो इसमें ये पश्चिमी भाषा की बोली है क्या है, लौठी माँ तेल, लौठी में तेल, इसमें क्या हो जाएगा लौठी में तेल चुपरना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, लौठी में तेल चुपरना। अब बात करते हैं इसमें लगाना कब होता है। यहाँ पे लगाना तब होता है जब होता है लाठी में तेल लगाना, लाठी में तेल और डैश दे रखा होता है, तो मैं यहाँ पे लगाना को प्रेफर करते। अब जैसी भाषा जैसी बोली होती है हम उसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन में भरते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये दे रखी थी, तो यहाँ पे हम लगाते लगाना लाठी में तेल। अब यहाँ पे दे रखा था लौठी माँ तेल डैश डैश दे रखा था, तो ये भी पश्चिमी भाषा की बोली है, ये पश्चिमी भाषा में बोली जाती है ऐसी ऐसी भाषा, लौठी माँ तेल। तो यहाँ पे लगाएंगे लौठी में तेल चुपरना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौठी में तेल चुपरना। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया करु, करु शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। इसमें पूछा गया करु शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। कड़ुआ होगी, करुआई होगी, करुआ होगी या करुआई होगी। बात करते हैं संज्ञा की, संज्ञा की बात करते हैं हम लोग। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, मूल रूप से संज्ञा बताएंगे, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद बताएंगे मूल रूप से बताएंगे, और अर्थ के आधार पर बताएंगे कितने भेद होते हैं संज्ञा के, अर्थ के आधार पर बताएंगे और मूल रूप से बताइएगा। तो मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, और अर्थ के आधार पर पूछे तो 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक हो गई, जातिवाचक हो गई, समूहवाचक हो गई, और हो गई एक व्यक्तिवाचक हो गई, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक हो गई, और एक भाववाचक हो गई। ये हो गई, देखिए 5 प्रकार की संज्ञा कौन सी होगी, अर्थ के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। अगर मूल रूप से संज्ञा पूछे तो दो प्रकार की होती है, अगर अर्थ के आधार पर पूछे तो 5 प्रकार की होती है। तो इसमें पूछा गया भाववाचक संज्ञा बताइए करू की। भाववाचक संज्ञा की बात करें क्या होती है, भाववाचक संज्ञा वे होती है जो अदृश्य होती हैं, जो दिखाई नहीं देती, वो सब भाववाचक संज्ञा होती है, अदृश्य होती हैं। याद रखेंगे भाववाचक संज्ञा सभी अदृश्य होती हैं, और ये इमोशन से रिलेटेड होती हैं, जैसे दुख, प्रेम, घृणा, ये सब इमोशन है और अदृश्य है ये। करू, करू की पूछेगी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, करू की हो जाएगी क्या, कड़ुआ होगी, कड़ुआ नहीं होगी करू की, करुआ भी नहीं होगी और करुआई भी नहीं होगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करुआई होगा इसका। देख लेंगे करुआ की करुआई। जैसे बच्चा की बताएंगे भाववाचक संज्ञा क्या होती है, बच्चा की भाववाचक संज्ञा, बच्चा की भाववाचक संज्ञा बताएंगे क्या होगी। बच्चा की जिस प्रकार होती है बचपन, भाववाचक संज्ञा बच्चा की होती है बचपन, उसी प्रकार करू की होती है करुआई। और बताएंगे मित्र की, बताएंगे भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मित्र की भाववाचक संज्ञा बताइए। मित्र की हो जाएगी मित्रता, मित्र की भाववाचक संज्ञा बनेगी मित्रता। और बताएंगे राष्ट्र की, बताएंगे भाववाचक संज्ञा क्या होगी, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बताइएगा क्या होगी। राष्ट्र की हो जाएगी राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बनेगी राष्ट्रीयता। भाववाचक संज्ञा भी होती है जो अदृश्य होती हैं, तो राष्ट्र की हो जाएगी राष्ट्रीयता। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। साथियों को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना सुबह 10 बजे आपको हिंदी की अति महत्वपूर्ण क्लास मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में अयोग भाव वर्ण कौन से है, इसमें पूछा जा रहा है अयोग भाव वर्ण बताइए कौन कौन से। आ और बड़ा, ई और बड़ी ई, उ और बड़ा उ, और अंग और आ, इसको बोलते हैं अनुसार, इसको बोलते हैं विसर्ग। अंग और आ को इसको बोलते हैं अनुसार, और इसको बोलते हैं विसर्ग आ को। तो बात करें अयोग भाव में कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है एक अनुसार और एक विसर्ग आता है, ये 2 आते हैं इसमें अयोग भाव में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी, अंग और अनुसार और विसर्ग। बात करते हैं बड़। बड़ के भेद बताइए कितने होते हैं, बड़ के भेद बताइए आप लोग कितने होते हैं। जो 49,568 की परीक्षा हुई थी यूपी कांस्टेबल की, यूपी कांस्टेबल 49,568, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया बड़ के भेद कितने होते हैं। तो बताएंगे आप लोग बड़ के भेद कितने होते हैं। तो बड़ के भेद कितने होते हैं, दो भेद होते हैं, याद रखेंगे। बड़ के भेद दो कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। याद रखेंगे बड़ के भेद कितने होते हैं, दो, एक होता है स्वर एक होता है व्यंजन। अब बात करते हैं स्वर। स्वर बताइए, स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं बताइएगा। स्वर, स्वर की बात कर लेते हैं, स्वर बताइए कितने होते हैं। और इसमें भी दो आधार हम लेंगे इसमें स्वर के, कौन कौन से, एक बोलने के आधार पर बताइए आप, बोलने के आधार पर बताइए आप, बोलने के आधार पर बताइए और लिखने के आधार पर बताइए स्वर कितने कितने होते हैं बताइए आप लोग। स्वर की बात करें 11 होते हैं। इसमें भी अगर हम बोलने के आधार पर बोलें तो बोलने के आधार पर होते हैं इसमें 10, बोलने के आधार पर 10 होते हैं और लिखने के आधार पर हम बात करें तो होते हैं 11। याद रखेंगे, अगर पूछ ले क्वेश्चन कि बोलने के आधार पर बताइए स्वर तो बताएंगे 10, अगर लिखने के आधार पर बताएं तो ऋषि, इसमें बोलेंगे 11, लिखने के आधार पर 11। बोलने के आधार पर 10 क्यों होते हैं, एक ऋषि ये होता है ऋषि ना, तो इसको रा बोलते हैं, रा इसको हम व्यंजन में काउंट कर लेते हैं इसको, इसीलिए बोलने के आधार पर 10 हो जाते हैं, लिखने के आधार पर 11 होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। और पूछे स्वर, स्वर के प्रकार बताइए कितने होते हैं, स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार कितने होते हैं तो बताएंगे आप लोग। स्वर के प्रकार 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अश्व स्वर, एक ह्रस्व स्वर हो गया, एक दीर्घ स्वर हो गया, एक प्लुप्त स्वर हो गया, विलुप्त स्वर हो गया। तो स्वर के प्रकार 3 हो गए, अस्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। अगर स्वर, स्वर की बात करें लिखने के आधार पर तो बताएंगे 11, बोलने के आधार पर 10 बताएंगे। अगर बढ़ के भेद भेजा तो दो होते हैं, स्वर एक व्यंजन। और बात बात करें अयोग वाक्य की परिभाषा किसने दी, ये एक और बता दीजिए आप, अयोग वाक्य की परिभाषा किसने दी, अयोग वाक्य की परिभाषा किसने दी थी आप लोग बताइए। बात करें अयोग वाक्य की परिभाषा किसने दी तो किसने दी थी, किशोरी प्रसाद, किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी ने दी थी ये अयोग वाक्य की परिभाषा, वाजपेयी जी ने दी थी, वाजपेयी जी ने दी थी, किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी ने दी थी अयोग वाक्य की परिभाषा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया स्त्रीलिंग शब्द छाटिए, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाए, आलम, अकाल, तलवार, आश्रम। तो स्त्रीलिंग के शब्द में क्या बताया था हमने लोगों, आप लोगों को, अच्छा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे छाटते हैं, अच्छा अच्छी लगा के देख लेते हैं हम लोग, अच्छा अच्छी लगा के देख लेते हैं, मेरा मेरी लगा के देख लेते हैं, मेरा मेरी लगा के देख लेते हैं, और क्रिया लगा के देख लेते हैं, रहा और रही। शब्द से पहले ये सब शब्द लगा लेंगे। अगर अच्छा सा जवाब मिल रहा है तो पुल्लिंग हो जाएगा, अच्छी से मिल रहा है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मेरा से मिल जाएगा तो पुल्लिंग हो जाएगा, मेरी से मिल रहा है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, अगर रहा से मिल रहा है तो पुल्लिंग हो जाएगा, रही से मिल रहा है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए देखते हैं आलम। आलम का मतलब होता है संस्कार, अकाल, अकाल पड़ा, अकाल पड़ा, तलवार उठाई, तलवार उठाई, इसको वाक्य में प्रयोग करके भी देख लगते हैं, उससे भी आंसर मिल जाएगा। आश्रम, बड़ा आश्रम, कैसा आश्रम, बड़ा आश्रम, तो ये पुल्लिंग हो गया, बड़ा आश्रम। अकाल पड़ा, आलम, अच्छा आलम की अच्छी आलम, बताएंगे अच्छा आलम, अच्छा आलम, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। अकाल ये भी पुल्लिंग हो गया, आश्रम ये भी पुल्लिंग हो गया, तो कौन सा बचा इसमें, तलवार। तलवार स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखेंगे, तलवार की बात करें स्त्रीलिंग शब्द है। बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों की, बताइए आप लोग। खेजड़ी, खेजड़ी का जो वृक्ष नहीं होता है खेजड़ी, खेजड़ी बताएंगे कौन सा लिंग है, चंपा, चंपा में बताएंगे चंपा का वृक्ष होता है उसमें बताइए कौन सा लिंग है। बेकाइन, एक बेकाइन का वृक्ष होता है उसको बताइए कौन सा लिंग है। एक शीशम, शीशम, शीशम का वृक्ष, तो आप लोग इनको बताएंगे इसमें कौन सा लिंग है। खेजड़ी, खेजड़ी का वृक्ष, चंपा का वृक्ष और बेकाइन का वृक्ष और शीशम का वृक्ष, ये सब चारों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये सब। ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे, कौन से लिंग में आएंगे, स्त्रीलिंग। खेजड़ी का वृक्ष, चंपा का वृक्ष, बेकाइन का वृक्ष और शीशम, अगर इनसे पूछ लिए कौन सा लिंग है तो इसमें सब स्त्रीलिंग आएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उल्लंघन, उल्लंघन में पूछा गया कौन सा उपसर्ग होगा, उल्लंघन शब्द में उपसर्ग बताइए। आ होगा,
आ हो जाएगा बड़ा कि छोटा हो गया, उत हो जाएगा या उप। बात करें इसका संधि विच्छेद कर लेंगे उल्लंघन का, तो इसमें हो जाएगा उत धन लंघन। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि का व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है उत धन लंघन, उत धन लंघन, उल्लंघन हो गया उत धन लंघन। तो इसमें उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द शब्द के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले लग जाते हैं और कोई एक नया शब्द बना देते हैं, उपसर्ग वो होते हैं। तो इसमें देख लीजिए पहले क्या लगा है, मूल शब्द हो गया इसमें लंघन, मूल शब्द क्या हो गया? लंघन हो गया मूल शब्द, उपसर्ग क्या हो गया? उत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत। बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों में, बताएंगे कौन कौन से हैं इसमें। जैसे आप लोग बताएंगे सहयोग, सहयोग में बताइएगा कौन कौन सा है उपसर्ग? सहयोग, उपसर्ग बताइए सहयोग में। इसका आप संधि विच्छेद कर पाएंगे तो आंसर सही से जल्दी से दे पाएंगे। अधिकारी में बताइएगा आप लोग, अधिकारी में बताइएगा, आगमन में बताइएगा। तो इनमें देख लेते हैं एक बार। सहयोग में बताइए, इसका हो जाएगा समधन योग। क्या हो जाएगा? समधन योग। इसको तोड़ेंगे तो समधन योग। अधिकारी में हो जाएगा इसका अधिधनकारी, अधिधनकारी, अधिकारी का हो गया ये। आगमन का हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे मूल शब्द और उपसर्ग में आधन गमन, आधन गमन। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा हो गया। सहयोग, सहयोग में हो जाएगा सम उपसर्ग हो जाएगा, अधिकारी में हो जाएगा अधि हो जाएगा उपसर्ग, आगमन में आ हो जाएगा उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया? सूर्य, शशि, बृहस्पति, मोती, चांदी, वार्ता, तेली, पृथ्वी आदि शब्दों में कितने पुल्लिंग शब्द है? इसमें पूछा गया इनमें बताइए कौन सा पुल्लिंग है। 5 पुल्लिंग शब्द हैं, 6 शब्द हैं पुल्लिंग, 7 हैं या 4 है? इसमें पूछिए, बताइए आप लोग कितने पुल्लिंग शब्द हैं। एक बात हमारी आप लोग ध्यान रखेंगे, नाम मात्र से, किसी के नाम से, नाम से लिंग का निर्धारण हम लोग नहीं कर सकते, याद रखेंगे ये। नाम से लिंग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। नाम से लिंग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी का नाम से आप लोग नहीं बता सके, अगर नाम से आप लोग बता रहे हैं कि वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आप लोग नहीं बता सकते, निर्धारण नहीं कर सकते। जैसे हमने दे दिया गोल्डी, एक शब्द दे दिया हमने गोल्डी, गोल्डी। अब इससे आप बताइए क्या निकाल सकते हैं आप, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? कुछ लोग कहेंगे कि ये स्त्रीलिंग में जाएगा, गोल्डी तो लड़की होती है। नहीं, गोल्डी किसी लड़के का भी नाम हो सकता है, काफी लड़कों का नाम गोल्डी है, तो ये पुल्लिंग में भी जा सकता है और ये स्त्रीलिंग में भी जा सकता है। तो उसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि किसी के नाम से आप लोग लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते। जैसे हमने दे दिया एग्जाम्पल पर एक और, जैसे लिख दिया हमने मयंक, मयंक। अब आप इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे लिंग का निर्धारण आप लोग कैसे कर सकते हैं? मयंक, आप लोग बोले कि इसे ये पुल्लिंग में आ जाएगा मयंक, मयंक, मयंक एक स्त्रीलिंग में भी जाएगा। मयंक किसी का स्त्रीलिंग का भी नाम हो सकता है, किसी लड़की का नाम भी मयंक हो सकता है, बहुत सारी लड़कियों का नाम मयंक भी होता है। तो आप नाम से, नाम मात्र से लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखेंगे। अब इसमें देख लेते हैं सूर्य, सूर्य की बात करें, सूर्य में कौन सा लिंग है? तो सूर्य हो जाएगा पुल्लिंग, सूर्य हो जाएगा पुल्लिंग। शशि, शशि मतलब चंद्रमा, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। बृहस्पति, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। मोती, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। चांदी, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, चांदी स्त्रीलिंग हो जाएगा। वार्ता, जैसे वार्ता हुई, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, वार्ता हुई। तेली, तेली भी पुल्लिंग हो जाएगा। पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग हो जाए, पृथ्वी घूम रही है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें कितने पुल्लिंग है और कितने स्त्रीलिंग है। तो सूर्य पुल्लिंग हो गया, शशि पुल्लिंग हो गया, बृहस्पति भी पुल्लिंग हो गया, मोती भी पुल्लिंग हो गया, और एक और पुल्लिंग हो गई तेली, तेली भी पुल्लिंग हो गया। तो देख लीजिए कितने हो गए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच। इसमें 5 पुल्लिंग है और 3 स्त्रीलिंग है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 5, 5 इसका आंसर एकदम करेक्ट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? कोमल, कोमल नहीं, कमल, कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, कमल मोहन के लिए गेंद लाया। इसमें पूछा गया इस वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है? मोहन है कारक, के लिए है कारक, गेंद है कारक, लाना है कारक। तो इसमें क्या हो जाएगा? के लिए हो जाएगा कारक। क्या हो जाएगा? के लिए
किसमें प्रयुक्त कारक हो जाएगा। अब बात करें के लिए किसकी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए, संप्रदान कारक के लिए भी होती है और को भी होती है। इसकी दो विभक्तियां होती हैं, एक के लिए होगी, एक को भी हो जाएगी संप्रदान कारक की। और संप्रदान कारक में क्या होता है, जो चीज सदैव के लिए दे दी जाए, याद रखेंगे वहां पे भी संप्रदान कारक हो, जो चीज सदैव के लिए दे दी जाए, जैसे राजा ने कहा कि गरीबों में कंबल बांटो। अब राजा गरीबों में कंबल बांट रहा तो कोई वापस लेगा, तो वहां पे संप्रदान कारक होगा। मतलब जो चीज सदैव के लिए दी दी है वहां पे संप्रदान कारक होता है। बात करते हैं कारक के भेद कितने होते हैं, एक बार देख लेंगे। कारक के भेद की बात करें, कारक के भेद 8 होते हैं। कारक के भेद 8 भेद होते हैं। और एक बात याद रखेंगे, एक शब्द में एक कारक हो सकता है, एक शब्द में एक कारक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान ध्यान से दीजिए, एक शब्द में एक कारक हो सकता है, लेकिन एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। याद रखेंगे, एक वाक्य में 8 कारक हो सकता है, लेकिन एक शब्द में एक कारक होता है। कारक के भेद बात करें तो इसमें होते हैं 8 भेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तद्भव शब्द बताइए। तद्भव तद्भव शब्द कौन सा है। बात करें तत्सम और तद्भव क्या होता है। तत्सम की बात करें, तत्दम सम, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं, तत्दम सम। तत् माने जैसा, किसके जैसा, तत् का मतलब होता है जैसा मतलब किसके जैसा, सम मतलब संतकृत के जैसा। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संतकृत के होते हैं, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संतकृत के होते हैं। तद्भव मतलब जो हमने उसको हिंदी में ले लिया, तद्भव मतलब हिंदी वाले शब्द हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। और तत्सम मतलब जो संतकृत वाले शब्द है। तो इसमें देख लीजिए हिंदी वाला शब्द कौन सा है, अटल है, आतुर है, अतिथि है या अजिर है। इसे बताएंगे कौन सा आप लोग तद्भव शब्द है। बात करें अटल की, अटल का होता है अचल, ये तत्सम शब्द है। अटल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा अचल। अचल का हो जाएगा अचल, अटल का हो जाएगा तत्सम तद्भव अटल। आतुर का तद्भव क्या हो जाएगा, आतुर भी तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा अधीर। वह बहुत आतुर है, किसी बात के लिए आतुर है, तो इसका तद्भव हो जाएगा, तद्भव क्या हो जाएगा इसका, अधीर। अजीर, अजीर का मतलब होता है, इसका ये तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा तद्भव आंगन। अजीर का हो जाएगा तद्भव आंगन, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अतिथि। अतिथि शब्द ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होगा पहुना। पहुना मतलब इसका क्या हो जाएगा, पहुना। पहुना इसका हो जाएगा तत्सम शब्द। तो अतिथि हो गया तद्भव शब्द, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों में बताएंगे तत्सम तद्भव। आप लोग बताइए, आप नकुल, नकुल एक तत्सम शब्द है, इसका बताएंगे आप लोग तद्भव। वत्स, वत्स का बताएंगे आप लोग, ये तत्सम शब्द है, इसका बताएंगे आप लोग। तो नकुल का हो जाएगा, नकुल मतलब इसका तद्भव हो जाएगा नेवला। नकुल का हो जाएगा नेवला, ये नकुल है, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा नेवला। वत्स, वत्स का हो जाएगा बच्चा तद्भव। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। साढ़े साती लगना, साढ़े साती लगना का अर्थ क्या है। साढ़े साती लगना का अर्थ क्या है, विपत्ति का समय आना, हिसाब ना लग पाना, शुभ घड़ी आना या होश बिगड़ जाना। साढ़े साती मतलब होता है ये साढ़े 7 साल का होता है, साढ़े 7 साल का होता है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में एक बार साढ़े साती जरूर लगती है। चलिए देखते हैं, इसका मतलब होता है साढ़े साती लगना मतलब विपत्ति का समय आ जाना, ना कि हिसाब लगाना लग पाना, ये भी गलत है। शुभ घड़ी आना ये भी गलत है, या होश बिगड़ जाना। कहते नहीं उसके जीवन में तो साढ़े साती लग गई, मतलब विपत्ति का समय आ जाना उसको बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 3 लोक से मथुरा न्यारी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका लोकोक्ति का अर्थ बताइए। बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु का सुंदर लगना, जरूर से ज्यादा बड़ाई करना या कृष्ण भक्त होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 लोक से मथुरा न्यारी, तो इसका अर्थ हो जाएगा जरूरत से ज्यादा किसी वस्तु की बड़ाई करना, जरूरत से ज्यादा किसी की बड़ाई करना। 3 लोक से मथुरा न्यारी, इस लोकोक्ति का अर्थ तो ये हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, जिस पर मुकदमा किया गया हो उसके लिए एक शब्द है। इसे पूछा जाता है जिसके लिए, जिस पर मुकदमा किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, वादी बोलते हैं, प्रतिवादी बोलते हैं, अभियुक्त बोलते हैं, हत्यारा बोलते हैं। बात करें हत्यारा की, हत्यारा किसे बोलते हैं, हत्या करने वाला को बोलते हैं, जो हत्या करता है उसे बोलते हैं हत्यारा। अब बात करें वादी,
बादी को बोलते हैं जिस पर बात किया जा रहा हो, जिस पर बात किया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं जिस पर बात किया जाता है। जिस पर बात किया जाता है उसे बोलते हैं बादी। बाद मतलब होता है जिस पर जवाब सवाल किया जाए, ऐसे बोल सकते हैं जिस पर सवाल किया जाए। एक वादी होता है, एक इसका होता है एक प्रतिवादी, जो सवाल का आंसर दे। जो जो जिस पर बात किया जाए, जिस पर सवाल किया जाए, जिस पर सवाल किया जाए वो तो हो गया वादी, और जो इसका जवाब दे उसको बोलते हैं प्रतिवादी। एक वादी होता है और एक प्रतिवादी होता है, जिस पर सवाल किया जाए और जो जवाब दे उसको बोलते हैं प्रतिवादी। बात करते हैं, आप लोग बताइएगा कुछ और शब्दों को, जैसे किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम लोग प्रयोग, उपयोग या प्रयोग। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उपयोग। जैसे पीने की इच्छा, पीने की इच्छा, पीने की इच्छा वाला, ऐसा बोलेंगे पीने की इच्छा वाला। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पीने की इच्छा वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा पिपासु। क्या हो जाएगा? पिपासु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लिए लाभ से वंचित रहता है। इससे पूछा गया मजदूर मेहनत करता है किंतु वह लाभ से वंचित रहता है। ये कौन सा वाक्य? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें आ गया किंतु, किंतु आ गया, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। किंतु हो गया, और हो गया, तथा हो गया, इन शब्दों से जुड़े तो वो संयुक्त वाक्य होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त वाक्य की बात करें, दो उपवाक्यों से मिलकर बनता है। ये दो उपवाक्यों से मिलकर बनता है, दो उपवाक्यों से मिलकर बनता है संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? उस भाई के प्रति कृतज्ञ रहो जिसने अपना पेट काटकर तुम्हें पढ़ाया है। इसमें पूछा गया ये वाक्य कौन सा है? निषेधवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक है, संदेहवाचक है, या सरलवाचक है? बात करें निषेधवाचक में, निषेधवाचक में नहीं दिया होता। संदेह में कोई संदेह किया जाता, शंका की जाती कि शायद वह चोर है, ये मतलब संदेह हो गया। सरल वाक्य में तो ये हो ही नहीं सकता सरल वाक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक कैसे होगा? देख लीजिए वाक्य में क्या दिया गया, उस वाक्य के प्रति कृतज्ञ रहो जिसने अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। तो इसमें आज्ञा दी जा रही है कि उस भाई के प्रति कृतज्ञ रहो जिसने अपने। नंबर 16 में क्या दिया गया है? कर्म वाच्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें, हिंदू धर्म का मानना है कि प्रत्येक हृदय में ईश्वर का वास है। ऑप्शन नंबर बी, मुझे चटाई बनानी आती है। ऑप्शन नंबर सी, लगता है अब उठ खड़े होने का समय आ गया। या इनमें से कोई नहीं? किसमें भी क्रम वाच्य है ये बताइए आप लोग। वाच्य की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो गए? कृतवाच्य हो गया एक, कृतवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, और एक भाववाच्य हो गया। कितने प्रकार के हो गए वाच्य? 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। बात करें इसमें कृतवाच्य में क्रिया किसके अनुसार बदलती है? कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है कृतवाच्य में। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। और भाववाच्य में क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया होती है इसमें, याद रखेंगे। तो दे लेने बदल के, इसमें कर्मवाच्य दिया रखा है तो छाटना का है, तो इसमें कर्म के अनुसार क्रिया बदली है आप लोग। यहाँ पे हिंदू का धर्म का मानना है कि प्रत्येक हृदय में ईश्वर, ईश्वर हो गया कर्म, इसको बदल के देखिए आप लोग, इसके अनुसार क्रिया बदलती है कि नहीं बदलती है। यहाँ पे देख लीजिए, ईश्वर के जगह पे देवी कर लीजिए, तो हो जाएगा हिंदू धर्म का मानना है कि प्रत्येक हृदय में देवी का वास है। देख लीजिए यहाँ पे ईश्वर का वास है और देवी का वास है, क्रिया वही की वही रही, तो यहाँ पे मतलब चेंज नहीं हुई। तो ये तो रहा नहीं, ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रम अनुसार से बदल नहीं रहा यहाँ पे। तो देख लीजिए दूसरा देखते हैं, मुझे चटाई बनानी आती है। चटाई क्रम हो गया इसमें, कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है क्रम वाच्य में। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे चटाई की जगह पे मुझे हवाई जहाज, यहाँ पे लिख लेंगे मुझे हवाई जहाज। चटाई की जगह पे क्या लिख लेंगे? हवाई जहाज। तो यहाँ पे फिट करिए चटाई जगह पे, चटाई को हटा दीजिए, क्रम के अनुसार क्रिया बदलिए कर्म के अनुसार। तो यहाँ पे हो जाएगा मुझे हवाई जहाज बनाना आता है। आता है यहाँ पे आगे ना, क्रमवाच के अनुसार क्रिया बदल गई। अब हमने क्रम चेंज किया तो क्रिया भी बदल गई, तो यहाँ पे हो जाएगा आती जगह पे हो जाता आता, आ गया आता। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। बी एकदम ठीक हो जाएगा।
क्योंकि वहां पे हमने कर्म चेंज किया, क्रिया भी बदल गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इससे पूछा गया किस पोर्शन में आपकी त्रुटि है। ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है, इस योजना को, इतना पार्ट एक हो गया, ए हो गया, लागू करने में, ये बी हो गया पार्ट, समस्त प्राणी मात्र, ये सी हो गया, का कल्याण है, ये डी हो गया, या कोई त्रुटि नहीं है तो आप लोग ई को बताएंगे। तो देख लीजिए, इस योजना को लागू करने में समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है। देख लीजिए यहाँ पे दो शब्द दे रखे हैं, यहाँ पे समस्त समस्त भी दे रखा है और मात्र भी लगा दिया। ऐसा कहीं होता है, पूरा भी कर दिया, मतलब समस्त का मतलब पूरा, और इसमें मात्र भी लगा दिया, तो यहाँ पे ये मात्र नहीं होगा। यहाँ पे प्राणी मात्र के, या फिर आप लोग लगाइए प्राणियों, क्या लगाइए, प्राणियों। तो क्या हो जाएगा इसका, दोबारा अब देखेंगे, अब सही हो गया ये। इस योजना को लागू करने में समस्त प्राणियों का कल्याण है, तो प्राणी मात्र नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्राणी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा। ऑप्शन नंबर एक, मुझे कमल के चोर होने का संदेह। ऑप्शन नंबर एक, या ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, वह आजीवन भर संघर्ष करता रहा, ये क्या ठीक है। ऑप्शन नंबर तीन, उसे अनुत्तीर्ण होने की शंका है, ये अनुत्तीर्ण होने की आशा है, ये हो जाएगा सही। या निम्न गद्यांश का सारांश लिखिए। तो देख लेते हैं एक बार कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा इसमें। निम्न गद्यांश का सारांश, तो गद्यांश का कभी सारांश नहीं होता, याद रखेंगे, गद्यांश का कभी भी सारांश नहीं होता है। गद्यांश का होता है शीर्षक। क्या होता है गद्यांश का, हमेशा गद्यांश का होता है शीर्षक। मुझे अनुत्तीर्ण, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर तीन देखते हैं, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। यहाँ पे ये एक, तो यहाँ पे कौन सी, ये अनुत्तीर्ण एक नेगेटिव शब्द है, आशा एक पॉजिटिव शब्द है। तो यहाँ पे कर दीजिए, आप उत्तीर्ण कर दीजिए, अनुत्तीर्ण की जगह पे पॉजिटिव वर्ड लाइए, या यहाँ पे आशा की जगह पे आप शंका लिख दीजिए, ये भी नेगेटिव हो गया। अब ठीक होगा, मुझे अनुत्तीर्ण होने की शंका है, अब ठीक होगा ये। या यहाँ पे मुझे उत्तीर्ण होने की आशा है, यहाँ पे आशा, दोनों पॉजिटिव वर्ड लाइए या दोनों नेगेटिव वर्ड लाइए। कौन कौन से हो गए, अगर अनुत्तीर्ण लेते हैं, अनुत्तीर्ण जगह पे उत्तीर्ण लिखते हैं तब ठीक हो जाएगा, मुझे उत्तीर्ण होने की आशा है, या मुझे अनुत्तीर्ण होने की शंका, आशा की जगह पे शंका ले आइए, ये भी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीन देखें, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो। ऑप्शन नंबर तीन, दो देखते हैं, वो आजीवन भर संघर्ष करता रहा। यहाँ पे आजीवन का मतलब होता है जीवन पर्यंत, तो यहाँ पे भर क्यों लगा दिया, भर नहीं होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, मुझे कमल के चोर होने का संदेह है। इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो गया, अधर ओष्ठ का संधि विच्छेद बताइए। अधर ओष्ठ का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर एक, अधर धन ओष्ठ। ऑप्शन नंबर बी, अधर धन अष्ट। ऑप्शन नंबर सी, अधर धन ओष्ठ। ऑप्शन नंबर फोर, अधा धन ओष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा अधर धन ओष्ठ। अधर का मतलब होता है नीचे वाला, नीचे, नीचे वाला ओठ, इसका मतलब ये हो जाएगा अधर ओष्ठ। अधर का मतलब होता है नीचे वाला, ओष्ठ का मतलब होता है होंठ। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा अधर ओष्ठ। बात करते हैं कुछ और शब्दों में, बताएंगे आप लोग मनोहर। मनोहर में बताइए कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद बताइए आप लोग। उज्ज्वल, उज्ज्वल में बताइए कौन सी संधि विच्छेद है, इसका संधि बताइए आप लोग। तो मनोहर में विसर्ग संधि हो जाएगी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मना धन हर। मनोहर में हो जाएगी विसर्ग संधि, कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, उसका हो जाएगा मना धन हर। उज्ज्वल की बात करें, उसका हो जाएगा उत्जन जोल, व्यंजन संधि हो जाएगी उत्जन जोल, उद्यन जोल, और इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर का बताइए संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर एक, प्रत्य प्लस उत्तर। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यु प्लस उत्तर। ऑप्शन नंबर तीन, प्रत्युत प्लस अर। ऑप्शन नंबर चार, प्रति प्लस उत्तर। पहले देख लेते प्रत्युत्तर में कौन सी संधि, जहाँ पे क्या बताया था, एड़ संधि में आपको क्या बताया था, या वा और रा से पहले कोई आधा अक्षर मिल जाए, वहां पे कौन सी संधि होती थी, एड़ संधि होती थी। तो यहाँ पे तो एड़ संधि होगी। अब इसका अगर हम इसको तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे, प्रति, या और वा से पहले अगर आधा अक्षर आता था तो क्या करते थे, आधे अक्षर को तो हम लोग पूरा कर देते थे, ठीक है, और या को गायब कर देते थे। अब यहाँ पे देख लीजिए, या को गायब कर दिया, पहले को पूरा कर दिया, अब क्या बचा, ऊ की मात्रा बची ना, तो ऊ को लिख देंगे और बाद बाकी ऐसा लिख देंगे। तो प्रतिधन उत्तर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों में, बताएंगे कौन कौन सी संधि है और उसमें बताएंगे संधि विच्छेद। जैसे स्त्री उत्तरण, स्त्री, स्त्रीचित, स्त्रीचित का संधि विच्छेद बताएंगे, इसमें संधि बताएंगे। पर्यावरण में बताएंगे संधि विच्छेद बताएंगे, संधि बताएंगे इसमें। प्रतिकूल में बताएंगे कौन सी संधि है, इतना बता दीजिए आप लोग, फिर अगले आगे बढ़ते हैं।
स्त्रीउचित, स्त्रीउचित में कौन सी संधि हो जाएगी? एड़ संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्त्री धन उचित। क्या हो जाएगा? स्त्री धन उचित, स्त्री धन उचित। पर्यावरण में हो जाएगी एड़ी संधि, तो कौन सा हो जाएगा? परिधन आवरण। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा परिधन आवरण, परिधन आवरण। प्रतिकूल में हो जाएगी एड़ संधि, एड़ संधि हो जाएगी। जैसे स्वल्प, स्वल्प में बताएंगे कौन सी संधि है और इसमें संधि विच्छेद बताएंगे। इसका हो जाएगा, इसमें एड़ संधि हो जाएगी स्वल्प में, तो इसका हो जाएगा सुधन अल्प, संधि विच्छेद। अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मुख्य दर्शन में समास बताइए कौन सी बात, कौन सा समास है? बात करें समास की, समास के अगर भेद कितने होते हैं तो बताएंगे 6। अगर प्रधानता के आधार पर पूछता है कितने भेद होते हैं तो बताएंगे आप लोग 4। प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं भेद। अगर वैसे पूछ रहा है समास के भेद बताइए, अगर प्रधानता नहीं दे रखा तो आप लोग 6 टिक करेंगे। इसमें पूछा गया मुख्य दर्शन में समास बताइए कौन सा है? द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या बहुविधि समास है? अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे योजक चिन्ह लगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ना कि जो कि गलत है, इसमें द्वंद्व समास नहीं है। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुख का दर्शन, मुख दर्शन का हो जाएगा मुख का दर्शन। अब देख लीजिए का आ गया ना, का के की ना ने नी सा से सी, किसमें आते हैं? संबंध तत्पुरुष कारक हो गया, इसमें संबंध तत्पुरुष कारक हो गया, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास में कौन कौन सा प्रधान होता है बताइए आप लोग, कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में कौन सा होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। बहुब्रीहि में कोई तीसरा तीसरा पद ही प्रधान होता है, याद रखेंगे आप लोग। द्विगु में उत्तर पद हो गया, तत्पुरुष में हो गया उत्तर पद, द्वंद्व में हो गया दोनों पद, बहुब्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। बताइए आप लोग 60 में कौन सा समास होगा? 60 में समास बताइए कौन सा होगा? 88 में बताइए कौन सा समास होगा? 96 में बताइए कौन सा समास होगा? 61 में बताइए कौन सा समास होगा? 72 में बताइए कौन सा समास होगा? 49 में बताइए कौन सा समास होगा? तो बात करते हैं इसमें 60 में। 60 में हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। जहाँ पे पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पे कौन सा होता है? द्विगु समास। अब उसी प्रकार से 88 में बताइए, 96 में बताइए, 61 में बताइए, 72 में बताइए, 49 में बताइए। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, जितनी भी बीच की संख्याएं होंगी, जैसे 88 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, जितनी बीच की संख्याएं हैं, जितनी बीच की संख्याएं वहाँ पे कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है, याद रखेंगे। इन सब में द्वंद्व समास हो गया। जितनी भी बीच की संख्या है उसमें द्वंद्व समास होता है। और जितनी भी 60 हो गया, 10 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, जितनी भी होती है ये, इसमें भी जीरो आता है, जीरो वाली संख्या सभी होती है, उसमें द्विगु समास होगा। लेकिन जो बीच की संख्या होती है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। इसमें इन सब में द्वंद्व समास हो जाएगा। 88 में हो जाएगा, 96 में हो जाएगा, 61 में हो जाएगा, 72 में हो जाएगा, 49 में भी द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में पूछे तो कौन सा समास होगा? इतरेतर द्वंद्व। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि वह टूटी सी छानी हती कहे कंजन के अब धाम सुहावा। जिसमें पूछा गया कौन सा अलंकार है? रूपक है, एमक है, सलेश है या उपमा है? तो आप लोग, ये किसी और भाषा में बोला गया है ये, तो आप लोग इसको ध्यान ना दें। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या रखा, टूटी सी छानी। छानी मतलब होता है छन्नी। टूटी सी छानी, छानी सी आ रहा है ना, सी, सी हो गया, सा हो गया, सम हो गया, से हो गया, ये सब तुलना बोधक के शब्द हैं। तुलना तुलना बोधक शब्द हैं ये सब। अब तुलना बोधक शब्द किसमें पाए जाते हैं? उपमा में पाए जाते हैं। आप लोग सा से सी, सम से ये होते हैं, उसमें पाए जाते हैं उपमा में, तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। बात करें अलंकार, अलंकार की बात करें, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, कुछ शब्द अलंकार होता है और एक होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। बात करें शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं आप लोग बताइएगा? शब्द अलंकार के 7 प्रकार होते हैं। सात इसी में आता है। कौन कौन से आते हैं? इसके मुख्य 7 प्रकार होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास हो गया, इसी में आता है। शब्द अलंकार का भाग है ये, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अनुसार के अनुप्रकाश अलंकार किसका भेद है? शब्द अलंकार का है ये। एमक भी इसी में आता है, श्लेष भी इसी में आता है, वक्रोक्ति भी इसी में आता है, एक वक्रोक्ति भी इसी में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है शब्द अलंकार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन मन किसी लोक हित में लग जाता। इसमें पूछा गया कौन सा छंद है? दुआ छंद होगा, रोला छंद होगा, वर्वेद छंद होगा या हरिगीत का होगा? तो इसमें मात्रा गिन लेते हैं हम लोग, एक बार मात्रा गिन लेते हैं हम लोग। जैसे जो में हो जाएगी 2 मात्राएं, 2 हो जाएगी इसमें। जग 1 और 1, हित 1 और 1, पर में हो जाएगी 2 मात्राएं, पा में हो जाएगी 1, रा में हो जाएगी 1, प्राण, प्राण में हो जाएगी 2 और 1, 3 हो जाएंगी। निछावर की बात करें इसमें कितनी मात्रा हो जाएंगी? 1, नी में 1, छावर, छा में हो जाएगी 2
बा में हो जाएंगी एक और रा में हो जाएगी एक, है में हो जाएंगी दो, कर में हो जाएंगी एक और एक, पाता में हो जाएंगी दो और दो। तो देख लेते गिन लेते हैं मात्राएं हम लोग। दो, दो चार, दो छ, दो आठ और तीन 11। यहाँ पे इतनी हो गई। तीन, दो पाँच, दो सात, दो नौ, नौ और दो, नौ और चार 13, इसमें दो दो है, ये पाता में दो दो है, तो इसमें 11 हो गई 13। अब 11 13 किसमें होती है? प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्रा किसमें होती है? आप लोग बताएंगे। इसमें सोटा तो दे नहीं रखा है, जब सोटा नहीं दे रखा है तो 11 13 मात्रा प्रत्येक चरण में किसमें होती है? रोला। तो इसका आंसर हो जाएगा रोला। ऑप्शन नंबर बी रोला करेक्ट हो जाएगा। 11 13 किसमें होती है? रोला में होती है। दुआ की बात करें, दुआ में कितनी होती है? 13 11 मात्राएं। बरमे में बात करें 12 7 मात्राएं होती हैं। हरिगीता में होती हैं 26 मात्राएं, 28 मात्रा सॉरी, हरिगीता में 28 मात्राएं होती हैं। और ये सम्मात्रिक छंद है हरिगीत का। हरिगीतिका की बात करें सम्मात्रिक छंद है। बरमे की बात करें ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दुआ भी अर्ध सम्मात्रिक छंद में जाएगा। रोला होता है एक सम्मात्रिक छंद। क्या हो जाएगा? सम्मात्रिक छंद। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख बताइए कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, सामवेद में मिलता है या यजुर्वेद में मिलता है? बात करें छंद की, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 24 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? बताइए शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? संसार से वैराग्य होने पर, क्रोध के भाव दर्शाने पर, घोर विनाश के पश्चात शांत रस की उत्पत्ति होती है, या भय की स्थिति उत्पन्न होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है? बात करते हैं शांत रस में। शांत रस खोज किसने की थी? शांत रस की खोज किसी की थी? अभिनव ने। किसने की थी? अभिनव ने। शांत रस की खोज किसने की थी? अभिनव ने। और इसकी परिभाषा किसने दी थी? परिभाषा दी थी उद्भट ने। याद रखेंगे परिभाषा अगर पूछे शांत रस की किसने दी थी तो उद्भट हो जाएगा। इसकी खोज किसने की थी? अभिनव ने की थी। इसका स्थायी भाव किसने दिया था? स्थायी भाव। स्थायी भाव इसका क्या होता है? और ये किसने दिया? स्थायी भाव होता है इसका निर्वेद, मतलब शांत। निर्वेद कहीं पे दे देता है सम, क्वेश्चन में लिख देंगे सम। और इसका स्थायी भाव किसने दिया था? केशव दास ने। किसने दिया था? केशव दास महाराज जी ने दिया था। केशव दास ने इसका स्थायी भाव दिया था शांत रस का। तो क्या क्या हो गया शांत रस के बारे में एक बार देख लेते हैं। शांत रस की खोज किसने की? अभिनव ने। परिभाषा शांत रस की किसने दी? उद्भट ने दी। और स्थायी भाव किसने दिया? केशव दास ने दिया। और इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। और इसका ये कब प्राप्त होता है शांत रस? संसार से वैराग्य होने पर। जो साधु लोग होते हैं वहाँ उन साधु लोगों में कौन सा रस होता है? शांत रस। इसमें आंसर होगा इसका आंसर नंबर बी ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। रणमल। रणमल नामक छंद काव्य के रचयिता कौन से हैं? रणमल नामक छंद के काव्य के रचयिता कौन है? ये पूछना चाहता है। ऑप्शन नंबर 1 जगनिक, मधुकर, भट्ट केदार या श्रीधर। तो बात करते हैं इसमें जगनक ने कौन सा लिखा है इसमें? तो इसने लिखा आला खंड। कौन सा खंड लिखा इसने? आला खंड लिखा। आलाउद्दीन की कहानी जिसमें है वही जगन्नाथ ने लिखी। मधुकर की बात करते हैं इसमें। मधुकर की रचनाएं कौन कौन सी एक बात देख लेते हैं। मधुकर की कौन कौन सी हो जाए इसकी? मोतियों वाले हाथ। मधुकर की रचना ये मोतियों वाले हाथ, यही सच, यही सच है, ये भी मधुकर की होगी। यही सच है। जय गाथा, जय गाथा भी इन्हीं की होगी मधुकर की। और एक और इसमें लिख लेंगे नीम कोटी। तो मधुकर की कौन सी होगी? मोतियों की माला वाले हाथ, यही सच है, जयगाथा और निमकोटी। जगन्नाथ की बात करें आलाखंड इसने लिखी। और रणमल की बात करें तो किसकी हो जाएगी? रणमल किसकी हो जाएगी? श्रीधर की हो जाएगी रणमल। याद रखेंगे श्रीधर की हो जाएगी रणमल। केदार, भद्र केदार की बात करें इसकी हो जाएगी जयचंद्र प्रकाश। कौन सी हो जाएगी? जयचंद्र प्रकाश। महाकाव्य इन्हीं ने लिखा है जयचंद्र प्रकाश। महाकाव्य पूछे किसने लिखा है? ये महाकाव्य है भट्ट केदार ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। खुमान रासो के रचयिता कौन है? बताइए। जलहण है, जगनीक है, दलपत विजय है, नलपत नाल है। बात करें खुमान रासो किसने लिखा है? खुमान रासो लिखा है दलपत विजय ने। बात करें नरपत नाल की कौन सी हो जाएगी? बारानामा। बारानामा इनकी एक इंपॉर्टेंट है ये रचना, बारानामा। और एक बीसल देवराव, बीसल बीसल देव रासो इन्हीं की होगी। बीसल देव रासो हो गई और बारानामा ये इंपॉर्टेंट है इनकी। दलपत विजय नरपत नाल की कौन सी होगी? बारानामा और बीसल देव रासो। कुमार रासो की बात करें तो दलपत विजय हो जाएगी। बात करें जगनिक की, जगनिक की अभी ये बताया आला खंड इन्हीं ने लिखा है। आला खंड इन्हीं ने लिखा है। बात करें जलहड़, जलहड़ की बात करें जलहड़ ने कौन सा लिखा है?
जड़ ने लिखा पृथ्वी रास, इन्होंने पृथ्वी रास रासों को पूरा किया है। पूर्ण किया, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, पृथ्वी रासों को पूर्ण किसने किया, तो बताएंगे जड़ ने पूरा किया इसको, पृथ्वी रासों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। श्राव्यकाचार की रचना कौन सी? श्राव्यकाचार की, श्राव्यकाचार किसकी रचना है ये पूछना चाहता है। श्राव्यकाचार किसकी रचना है? देवसेन की है, बरुरुचि की है, लक्ष्मीधर की है, श्रीधर की है। बात करें श्राव्यकाचार रचना किसकी होगी? देवसेन की होगी। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है रचना। श्राव्यकाचार रचना किसकी होगी? देवसेन की। बात करें बरुरुचि, बरुरुचि की रचना कौन सी होगी? प्राकृत मंजरी। इंपॉर्टेंट है ये रचना, प्राकृत मंजरी। प्राकृत मंजरी की बात करें बरुरुचि की है। लक्ष्मीधर की कौन सी होगी? प्राकृत पैंगुनी, प्राकृत, प्राकृत पैंगलम। तो बरुरुचि की कौन सी होगी? प्राकृत मंजरी। लक्ष्मीधर की कौन सी होगी? प्राकृत पैंगलम। श्रीधर की बात करें, अभी बताया था श्रीधर की रचना, अभी ऊपर बताई थी आपको। आगे देख ले क्वेश्चन नंबर 29। सैंद्री, सैंद्री के रचनाकार कौन से हैं? बताइए सैंद्री के रचनाकार कौन है? सियाराम शरण गुप्त है, माखनलाल चतुर्वेदी है, मैथिली शरण गुप्त है, नरेश वर्मा है। तो बात करें सैंद्री की, हो जाएगी कौन सा हो जाएंगे इसके? मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचना कौन कौन सी होगी? जयद्रथ व्रत होगी, जयद्रथ वध। नहुस हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नहुस। द्वापर हो गई, द्वापर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इनकी हो गई यशोधरा, यशोधरा नाटक इन्हीं का है, यशोधरा। तो कौन कौन से हो गए इनके? मैथिली शरण गुप्त के कौन कौन सी होगी रचना? यशोधरा हो गई, जयद्रथ व्रत हो गया, नहुस हो गया, द्वापर। बात करें सियाराम शरण गुप्त की कौन सी होगी? एक मौर्य विजय, मौर्य विजय इनकी रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, सियाराम शरण गुप्त की। मौर्य विजय किसकी रचना होगी? सियाराम शरण की होगी। मक्खनलाल चतुर्वेदी को बोलते हैं एक 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 आत्मीय, इनको बोलते हैं। इनको, इनकी रचना कौन सी होगी? हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, हिम क्रीटनी। इन्हीं की रचना होगी हिम तरंगिणी, हिम क्रीटनी इन्हीं की होगी। बात करें नरेश वर्मा की, कौन सी रचना होगी? एक इंपॉर्टेंट नरेश वर्मा की रचना को लिख लेंगे, आनंद एक खोज। क्या होगी? आनंद एक खोज। ये आनंद वर्मा की रचना होगी, नरेंद्र वर्मा की। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। थलुआ क्लब किसकी रचना है? थलुआ क्लब रचना बताइए किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, बाबू गुलाब राय की है, श्री लाल गुप्त की है। बात करें ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब किसकी रचना होगी? बाबू गुलाब राय की रचना होगी। इनकी और रचना कौन सी होगी? मेरी असफलताएं। बहुत, इसको आप कभी टाइम मिले तो इस पुस्तक को पढ़िएगा आप, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं। कुछ, कुछ उतले और कुछ गहरे, ये भी इनकी रचना होगी, कुछ उतले और कुछ गहरे। कौन कौन सी होगी? थलुआ क्लब बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं गुलाब राय, और कुछ उतले कुछ गहरे, ये भी गुलाब राय की होगी। अब बात करें राम वृक्ष बेनीपुर की, चिता के फूल इंपॉर्टेंट है, चिता के फूल इन्हीं की रचना हो गई। आमपाली, ये भी इंपॉर्टेंट है, आमपाली, आमपाली। माटी की मूर्तें इनकी इंपॉर्टेंट, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी होंगी? माटी की मूर्तें भी होगी इन्हीं की, माटी की मूर्तें। पतितों के देश में, एक इनकी रचना ये भी है, पतितों के देश में, पतितों के देश में किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। तो देख लेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन कौन सी रचना होगी? आमपाली होगी, चिता के फूल हो गया, माटी की मूर्तें होंगे, और पतितों के देश में। बाबू गुलाब राय की कौन सी रचना होगी? मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, और ठुलुआ क्लब इन्हीं की रचना है। बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन देख लेते हैं एक बार हम लोग। संस्कृत के 4 अध्याय इंपॉर्टेंट है, संस्कृत के 4 अध्याय। उर्वशी इन्हीं की रचना है, उर्वशी, उर्वशी और रश्मि रति इन्हीं की रचना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या पूछा गया? तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर डैश डैश हो रहा है। इसमें पूछा गया रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आ गया? परिताप आएगा, परिपाक आ गया, प्रताप आ गया, या पारितोष आएगा। तो बात करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर 1 फिट होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बात करें प्रताप की, प्रताप मतलब प्रतापी व्यक्ति, मतलब तेज, तेज व्यक्ति को बोलते हैं प्रतापी व्यक्ति, प्रतापी व्यक्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्म पर तेज है, तेज हो रहा है, तो ये तो होने हो रहा। बात करें परिताप की, परिताप का मतलब होता है पश्चाताप, परिताप का मतलब होता है पश्चाताप। तो इसमें ऑप्शन नंबर यही होगा, मुझे अपने, तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे अपने कर्मों पर परिताप हो रहा है। तो इसका परिताप का मतलब होता है पश्चाताप, तो यही फिट होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं परिपाक का मतलब क्या होता है? परिपाक का मतलब भी देख लेंगे, परिपाक का मतलब होता है पकाया हुआ, पकाया हुआ। परिपाक का मतलब ये होता है पकाया हुआ। पारितोष का मतलब क्या होता है? इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति के बाद की प्रसन्नता,
प्रसन्नता, जो आपकी जो इच्छा पूर्ति हो जाती है ना, उसके बाद की जो प्रसन्नता होती है उसे बोलते हैं परितोष। जैसे आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा की आपकी सरकारी नौकरी लगे, यूपी पुलिस में कांस्टेबल में आपकी नौकरी लग जाए, तो जो उसके बाद जो आपकी जो प्रसन्नता होती है उसको बोलते हैं पारितोष। तो इसका आंसर हो जाएगा परिताप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? शरीर में स्वस्थ मन का आवास होता है। शरीर शरीर में स्वस्थ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का आवास होता है, ये क्वेश्चन है। इसमें इसमें पूछना चाहता है शरीर का पर्यायवाची क्या हुआ? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का आवास होगा। ऑप्शन नंबर एक कलेवर होगा, शरीर का पर्यायवाची कलेवा होगा, अवयव होगा, कलरव होगा। तो बताएंगे इसमें शरीर का पर्यायवाची क्या होगा। बात करें कलरव की, कलरव का मतलब होता है सुबह चिड़िया जो चहचहाती नहीं है, सुबह चिड़िया जो बोलती हैं, चहचहाना, चिड़िया को चहचहाना, सुबह चिड़ियों का चहचहाना उसे बोलते हैं कलरव। याद रखेंगे। अवयव, अवयव मतलब होता है शरीर के जो अंग होते हैं उनको बोलते हैं अवयव, शरीर के अंग, सॉरी, शरीर के जो अंग होते हैं उन्हें बोलते हैं अवयव, शरीर के अंग उनको बोलते हैं अवयव। बात करें कलेवा, कलेवा किसको बोलते हैं? कलेवा की बात करें तो उसको बोलते हैं सुबह का जलपान, सुबह का जलपान जो होता है उसे बोलते हैं कलेवा। सुबह के जलपान को कलेवा बोलते हैं। अवयव शरीर के अंग होते हैं, कलरव होते हैं सुबह सुबह चिड़ियों का चहचहाना। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में अगर कलरव नहीं है तो उसका जीवन मतलब सही से हो ही नहीं सकता। मतलब जो 10 बजे उठ रहा है सुबह, जब धूप आ गई तब उन्हें उसको क्या पता कि चिड़िया की चहचहाट कैसी होती है, तो मतलब सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। कलरव मतलब सुबह की चिड़ियों का चहचहाना आपको सुनना चाहिए, मन को शांति मिलती है। बात करें इसमें कलेवर की, कलेवर का मतलब होता है शरीर, तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर का पर्यायवाची पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया आमदनी। आमदनी शब्द कौन सा है? संस्कृत शब्द है, फारसी शब्द है, हिंदी शब्द है, अरबी शब्द है। बात करते हैं इसमें आमदनी की। आमदनी कौन सा शब्द है? आमदनी एक अरबी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा गया निर्देशक चिन्ह कौन सा है? बताइए निर्देशक चिन्ह कौन सा है इसमें। ऑप्शन नंबर एक है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। बात करें ऑप्शन नंबर एक की, ये तो ये प्रश्नवाचक हो गया। कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्प विराम बोलते हैं। इसको आधा कमा जहाँ लगता है उसको अल्प विराम बोलते हैं। ये पूरा डंडा जहाँ लिखा है इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, पूर्ण विराम इसको बोलते हैं। और ये वाला जहाँ पे मिल जाए इसको योजक चिन्ह भी बोलते हैं या निर्देशक चिन्ह भी बोलते हैं। योजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह या सामासिक, इसको बोलते हैं सामासिक चिन्ह भी, इसी को बोलते हैं। सामासिक चिन्ह हो गया, इसी को बोलेंगे हम लोग। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे सामासिक चिन्ह या योजक चिन्ह, जैसे लाभ हानि, जहाँ हमने लिखा लाभ और हानि, लाभ हानि डैश लग गया ना, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, जहाँ भी इसका लगता है इसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा है उसके लिए शब्द बताइए कौन सा होगा? विभुक्षा होगा, बुभुक्षा होगा, विभुक्षा होगा, ऑप्शन नंबर 4 बुभुक्षा होगा। तो बात करें जो खाने की इच्छा होती है उसको बोलते हैं हम लोग बुभुक्षा, ऑप्शन नंबर बी। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए खाने की इच्छा उसको बोलते हैं बुभुक्षा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 36, रस शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इसमें पूछा गया रस, रस शब्द का ऐसा कौन सा शब्द है जो रस शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? रूप, स्वाद, पानी या पारा। तो बात करते हैं रस शब्द के कौन कौन से अर्थ होते हैं। रूप भी होता है रस का शब्द अर्थ होता है, स्वाद भी होता है रस शब्द का अर्थ, पानी भी होता है रस शब्द का अर्थ, पारा नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पारा नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा 4। रूप भी होता है, स्वाद भी होता है और रस भी होता है, पानी भी होता है। इन सब रस शब्द का ये अर्थ होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन इसमें आपको अरेंज करना है। इसमें जो पहला है, पहला और छठा जो तो अपनी जगह पे सेम रहते हैं, जो बीच में दे रखे हैं इनको आपको अरेंज करना है। जैसे ये तो अपनी जगह पे फिक्स हो गया, तो या क्या दे रखा है? किसी भी न्यायालय के प्रति, राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय के प्रति क्या या आ जाएगा पहले, क्योंकि उसके सारे कार्य उत्तरदायी नहीं है अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए। तो इसमें बताइए सीक्वेंस क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन सा पहले आएगा? तो इसमें राष्ट्रपति अपने अधिकारों के लिए वह पहले आ जाएगा, राष्ट्रपति अपने अधिकारों के लिए वह पहले आएगा। और या या इसके बाद आएगा राष्ट्रपति अपने अधिकारों के लिए किसी न्यायालय के प्रति, या आ जाएगा वह आ गया और या आएगा राष्ट्रपति अपने अधिकारों के लिए किसी न्यायालय के प्रति, ला इसके बाद ला आ जाएगा उत्तरदायी नहीं है, ला आ जाएगा इसके बाद।
क्योंकि इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, रा रा बचा ना, क्योंकि उसके सारे कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं। तो देख लीजिए अरेंज हो गया, इसमें कौन कौन से आएगा, पहले पहले आ जाएगा राष्ट्रपति, वह आ जाएगा पहले, राष्ट्रपति अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि उसके सारे कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं। तो देख लीजिए कहाँ पे लिखा है, बा या और ला और रा, वाह या ला और रा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी हो क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना आपको हिंदी की अति महत्वपूर्ण क्लास सुबह 10 बजे मिलेगी, सुबह 10 बजे रोजाना।